Hello everyone. We'll continue with chapter exempt income. लास्ट क्लास में आपने एक exempt income पढ़ ली है. वो क्या है? Agricultural income. Agricultural income is exempt in India as because government wants to promote agricultural activity in India. अगर आपके पास agricultural income उस लैंड से आ रही है जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, that means agricultural income coming from a country other than India, तो ऐसे केस में वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होगी आपके लिए. वो अदर सोर्सेज की इनकम है. एग्रीकल्चरल इनकम अगर इंडिया से आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट है. लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो ऐसे में लग जाता है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन. क्या है ये स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन? आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स रेट क्या होगा ये डिटरमिन करने के लिए हम एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को एग्रीगेट करके देखेंगे. मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को. एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है. सरकार कहती है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है. खेती से जो आप कमाते हो उस पर टैक्स नहीं लेंगे, वो एग्जेम्प्ट है. लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चरल के साथ साथ खेती की इनकम के साथ साथ अदर देन खेती वाली इनकम भी है तो वो जो अदर देन खेती वाली इनकम है उसका टैक्स का रेट क्या होगा, आप कौन से स्लैब में फॉल करते हो, ये जानने के लिए हम आपकी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों इनकम को एग्रीगेट करके देखेंगे. लेंगे नहीं टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे, लेकिन दोनों को एग्रीगेट करके देखेंगे. टैक्स कैलकुलेट करने का अपना एक सिस्टम है. हम उस सिस्टम को फॉलो करके ही टैक्स को कैलकुलेट करेंगे. लेकिन इसका क्रक्स क्या है, सिस्टम बताना क्या चाहता है, आइए इस बात को समझते हैं. मान लीजिए आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 12 लाख रुपए है. नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल को एग्रीकल्चरल कर लेते हैं इससे पहले. मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 12 लाख रुपए है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो है 5 लाख रुपए. अब आप तो जानते ही हैं 12 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा. 5 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल है. अगर मेरी सिर्फ 5 लाख रुपए की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती, एग्रीकल्चर होती ही नहीं, तो मैं 5 लाख रुपए पे कितना टैक्स देता, आइए मैं समझाता हूं. मैं कितना टैक्स देता, पहले 2.5 लाख रुपए पे नील और अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% के रेट से 12,500 रुपए. अभी रिबेट को छोड़ देते हैं, एक बार के लिए रिबेट को छोड़ देते हैं. तो अब पहले 2.5 लाख रुपए पे नील और अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% के रेट से 12,500 रुपए, 5% के रेट से टैक्स देता. हमारी सरकार ने सिस्टम भी हमारे देश में ऐसा ही कुछ बना रखा है कि जो बहुत कम कमाते हैं उनसे टैक्स लेंगे ही, जो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं उनसे टैक्स का रेट कम लेंगे, जो उससे ज्यादा कमाते हैं वहां पे टैक्स का रेट और बढ़ा देंगे, जो और ज्यादा कमाते हैं उनसे और ज्यादा टैक्स लेंगे, जो रईसों के भी रईस है उनसे सरचार्ज भी लेंगे. तो यही सिस्टम है हमारे यहां तो कि जो जितना ज्यादा कमाता है उससे उतना ज्यादा टैक्स लेंगे. 5% का स्लैब किनके लिए है, वो जो कम कमाते हैं. अब हमारी सरकार ऐसे बोलती है, कहती है तुम 12 लाख रुपया एग्रीकल्चर कमाते हो और नॉन एग्रीकल्चर 5 लाख रुपए, यानी तुम 17 लाख रुपए कमाते हो. कमाते 17 लाख रुपए हो, तुम रईस हो कि नहीं, छोड़ो टैक्स की बात बाद में, किस पे खेती पे नहीं लगता है वो एक अलग विषय है. तुम बड़े आदमी हो कि नहीं हो. हाँ, जो लोग 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं ना वो 30% स्लैब में फॉल करते हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी. ठीक है, 115 बीएसी अगर ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में 10 लाख रुपए के ऊपर 30% की टैक्स रेट होती है. और जो 115 बीएसी ऑप्ट करते हैं वो 15 लाख रुपए के ऊपर 30% का टैक्स देते हैं. एक बार मैं सारी चर्चा विदाउट ऑप्टिंग 115 बीएसी कर लूं.
आप 115 बीएसी समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट इज 115 बीएसी? 115 बीएसी जो नया वाला स्लैब आया है, पहले ढाई पे कुछ नहीं, अगले ढाई पे 5, अगले ढाई पे 10, अगले ढाई पे इस तरीके वाला जो रेट है, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये वाला जो है ये है सेक्शन 115 बीएसी। इसको एक बार किनारे करते हैं, हम लोग पुराने स्लैब के हिसाब से समझ लेते हैं। जब पूरी बात समझ जाएंगे तो हम नए स्लैब के हिसाब से भी आपको ये बात समझा देंगे। हमारी सरकार कहती है कि 10 लाख रुपए से ऊपर जो कमाता है वो 30% का टैक्स रेट देता है। आप 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो तो जिस इनकम पे हम टैक्स लेंगे ना वो 30% के रेट से लेंगे। हम लेंगे नहीं इस 12 लाख रुपए पे टैक्स, लेंगे इसी 5 लाख रुपए पे, ठीक है, लेंगे इसी 5 लाख रुपए पे, लेकिन हमारा रेट क्या होगा? जिस स्लैब में आप फॉल करते हो, कंसीडरिंग बोथ द इनकम्स, एंड कंसीडरिंग बोथ द इनकम, योर इनकम इज 17 लाख रुपए, दैट इज आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, ठीक है, तो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 30%। पहले 2.5 लाख रुपए पे टैक्स लगता नहीं है तो पहले 2.5 लाख रुपए पे नहीं लगेगा, लेकिन अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% नहीं लगेगा, 30% लगेगा। आया समझ में सबको कि किस रेट से टैक्स देना है ना, ये देखने के लिए दोनों इनकम को मिला के देखा जाता है, राइट। अब आइए हम लोग कैलकुलेशन को प्रोसीजर से देखते हैं, पूरा लॉ पढ़ते हैं और कैलकुलेशन को प्रोसीजर से देखते हैं। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विद एग्रीकल्चरल इनकम फॉर टैक्स कंप्यूटेशन। टैक्स कंप्यूट करने के लिए आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। The scheme of partial integration of non-agriculture income with agriculture income is applicable if the following conditions are satisfied. कहता है ये कब एप्लीकेबल होगा? नंबर 1, एसएससी इज एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पता है ये किन की बात कर रहा है? ये वो सारे एसएससीज है जो लोग स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देते हैं। दे आर द एसएससी पेइंग टैक्स एट स्लैब रेट। बचा कौन? यहां पे बच गई फर्म, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बच गए। पता है इनको फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्सेस पे करना होता है। यहां पे बच कौन रहा है? फर्म, कंपनी, ये सब बच रहे हैं जिनको फिक्स्ड रेट पे टैक्स पे करना होता है। तो इनके केस में ऐसा नहीं होता, अगर इतनी इनकम होती है तो 5%, इतनी इनकम होती है तो 30%, ऐसा कुछ तो है नहीं। इनको तो हर 1 रुपए की इनकम पे फ्लैट टैक्स देना है। जैसे फर्म 1 लाख कमाएंगे तो 30%, 100 करोड़ कमाएंगे तो 30%, और 1 रुपया कमाएंगे तो भी 30%। तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन से तो हमको रेट ही देखना होता है ना, जहां पे रेट फिक्स्ड है वहां पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहां पे ये स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? वहां पे लगेगा जहां पे लोग टैक्स कैसे दे रहे हैं? स्लैब रेट के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट, द एसएससी हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट। एसएससी के पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट है। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम मान लीजिए 12 लाख रुपए है और नॉन एग्रीकल्चरल मान लीजिए 2.5 लाख रुपए है। तो एग्रीकल्चरल इनकम तो 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होती है, अरे एग्रीकल्चर इनकम तो जितनी भी है वो एग्जेम्प्ट होती है। और कोई भी इनकम 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स स्लैब आपको मिलता है ना, 2.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, 2.5 लाख तक टैक्स देना नहीं होता है। तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख रुपए पे तो टैक्स वैसे ही नहीं देना है, ये खुद ही एग्जेम्प्ट है। तो अब स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख रुपए से जब ज्यादा होता है ना तो हमें टैक्स देना होता है, और टैक्स का रेट क्या होगा यही जानने के लिए तो हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। तो अगर ये इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो आपको स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स देना ही नहीं है इस केस में। तो तीसरी बात, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, यानी बहुत छोटी मोटी आय खेती से आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि हम 4,000 रुपए खेती से कमाते हैं, लेकिन 4,000 रुपए कमाने की वजह से पूरा मेरा तो सिस्टम बिगड़ गया
खेती की इनकम, नॉन खेती की इनकम सब जोड़ी जाएगी और उसके बाद टैक्स रेट निकाला जाएगा नॉन खेती वाली इनकम की वजह से। तो बड़ी आफत वाली बात है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर 5,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की आपकी खेती की इनकम है ना, तो हम लोग स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, फिर तो जो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उस पर नॉर्मली टैक्स दे दो। तो लेट अस लर्न कि कब स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है। सबसे पहली बात तो ये उन पे लगता है जो स्लैब रेट से टैक्स देते हैं। दूसरी बात, उनकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपया है नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल इंडिविजुअल, 3 लाख रुपया है सीनियर सिटीजन, अब 5 लाख रुपया है सुपर सीनियर सिटीजन। ये एग्जेम्पशन लिमिट तब लागू होती है जब आप 115 बीएसई को ऑप्ट नहीं करती हो, क्योंकि अगर आप 115 बीएसई को ऑप्ट कर लेती हो, 115 बीएसई को ऑप्ट कर लेती हो, तो तीनों ही केसेस में आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाती है? 2.5 लाख रुपया। तो ये 3 एग्जेम्पशन लिमिट कब है? इफ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसई, और ये 2.5 लाख कब है? इफ ऑप्टेड फॉर 115 बीएसई। तो कह रहा है आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो सेक्शन, ठीक है, आपकी एज वगैरह सब देखते हुए जो भी आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट तक की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स लगेगा ही नहीं ना। तो रेट डिटरमिन करके क्या करेंगे आप? ठीक है, रेट डिटरमिन ही नहीं करना है, इनकम पे टैक्स ही नहीं लगना है वहां तो। और तीसरी बात, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ये स्कीम कहां एप्लीकेबल नहीं है? फर्म में, कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली ये वो लोग हैं जिनको स्लैब रेट के हिसाब से नहीं, फिक्स्ड रेट, ठीक है, फिक्स्ड रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। कंप्यूटेशन का प्रोसीजर क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। स्टेप नंबर 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम। कह रहा है टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स निकाल दो। फिर कह रहा है एग्रीकल्चरल इनकम और मिनिमम स्लैब पे टैक्स निकाल लो। एग्रीकल्चरल इनकम और जो भी आपकी मिनिमम स्लैब है उसका टैक्स निकाल लो। और स्टेप 3, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए लिखते हैं। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल इनकम 10 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख रुपया। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर प्रोसीजर की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम खेती से 10 लाख रुपया आया है, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख रुपया है मेरे पास, कितनी है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मेरे पास 6 लाख रुपए की है। अगर मेरे पास सिर्फ ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख रुपए की होती ना, तो पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देते, अगले 2.5 लाख पे 5 देते और उसके बाद 1 लाख रुपए पे 20% देते। लेकिन दोनों मिला के मेरी इनकम है 16 लाख रुपया। पता है 30% वाले स्लैब में आते हैं, सरकार मुझसे जो टैक्स लेगी ना वो 30% के हिसाब से लेगी। 2.5 लाख पे तो नहीं लगता, 2.5 लाख पे नहीं लेगी, लेकिन बाकी बचे पे 30% के हिसाब से लेगी। 2.5 लाख काट दो 6 लाख में से तो कितना बचेगा? 3.5 लाख। उस पे 30% के हिसाब से लेगी सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है जो हमारा सिस्टम है टैक्स का ना, वो क्या है, जो जितना अमीर है उससे उतना ज्यादा टैक्स लेंगे। ठीक है, तो भले खेती की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन खेती की इनकम आने से तुम अमीर हुए हो कि नहीं ये बताओ। ठीक है, खेती पे की इनकम पे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन खेती की इनकम की वजह से तुम अमीर हो कि नहीं हो? तो भाई अमीर लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स दो तुम अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। क्लियर है? आइए अब स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। स्टेप नंबर 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम। यानी टैक्स ऑन कितने पे निकालने को कह रहा है? रुपीस में बताइए। टैक्स ऑन रुपीस, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। जो तुम्हारी टोटल इनकम आई है एग्रीकल्चर को मिला के उस पे टैक्स निकालो, यानी टैक्स ऑन 16 लाख।
यहां पे हम लिख देते हैं नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी। अभी मैं ऑप्टिंग में भी कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि ऑप्टिंग में नहीं करूंगा। अगर ऑप्ट करोगे तो क्या आएगा वो भी निकाल देंगे। टैक्स ऑन 16 लाख रुपया, बताइए जरा टैक्स ऑन 16 लाख रुपए कितना होगा, निकाल दोगे फटाफट? देखिए बहुत तेज बनिए टैक्स निकालने में। पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 रुपया, अगले 5 लाख पे 20%, 1 लाख रुपया, फिर अगले 6 लाख पे 30%, 1,80,000 रुपया, 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 2,92,500। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है? बोलिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, फिर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। इसको मान लेते हैं मिस्टर ए, एज 40 ईयर है ये, तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब, एग्रीकल्चर इनकम कितना है 10 लाख रुपया, मिनिमम स्लैब इसका कितना होगा 2.5 लाख रुपया, तो टैक्स ऑन 12.5 लाख। अगर मान लीजिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन होता तो टैक्स ऑन 13 लाख रुपए निकालते, एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख और मिनिमम स्लैब 3 लाख। अगर सुपर सीनियर सिटीजन होता तो 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख पे निकालते। टैक्स ऑन 12.5 लाख निकालो, 12.5 लाख रुपए का टैक्स, 2,50,000 का 30% और 10 लाख रुपया तक टोटल कितना टैक्स आता है 1,12,500 आता है ना? 5 लाख तक आता है 12,500 और 10 लाख तक हो जाता है 1,12,500। अब 75,000 और जोड़ देना है, 1,12,500, 1,87,500, 1,87,500। और स्टेप 3 क्या कहता है? कहता है टैक्स कितना होगा 1 माइनस 2 कर दो, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करिए। 1,05,000 इतना टैक्स बन रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट कह रही है बेटा तुम 6 लाख रुपए कमाए हो, तुम 30% वाले स्लैब में फॉल करते हो, तुमसे 30% के हिसाब से टैक्स लेंगे। 6 लाख में से 2.5 लाख पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं, और 3.5 लाख रुपए पे 30% का टैक्स लगेगा, तो कितना लगेगा 3,50,000 इंटू 30%, देख लो कितना आ रहा है 1,05,000, यही आया आंसर। लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि वो कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं ना कि कितना ये 3.5 लाख रुपए का 30%, 1,05,000, ये कॉन्सेप्ट है बस। कैलकुलेशन ऐसी कभी नहीं हो सकती, कैलकुलेशन एग्जाम में यही करनी है, राइट? तो देखिए 16 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दिया गया, राइट? और कितनी इनकम का टैक्स घटा दिया गया? 10 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना है और 2.5 लाख रुपए एग्जेम्पशन लिमिट पे नहीं देना है, तो 12.5 लाख रुपए का टैक्स हम घटा दे रहे हैं जिस पे टैक्स नहीं देना है। 16 लाख की टैक्स में से 12.5 लाख रुपए का टैक्स हम हटा दे रहे हैं, तो पता है क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है 3.5 लाख रुपए का ही। अरे 16 लाख में से 12.5 लाख घटाओ, कितना आया? 3.5 लाख ही तो आया। टैक्स 3.5 लाख रुपए पे ही दे रहे हो, लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं 16 लाख पे टैक्स निकाल के 12.5 लाख का टैक्स घटा रहे हैं ना, तो ऊपर वाले स्लैब के हिसाब से जो टैक्स है वो बच के आ जा रहा है। यहां जो बच के आ रहा है ना वो ऊपर वाले स्लैब से आ जा रहा है। अल्टीमेटली आप 3.5 लाख पे ही टैक्स दे रहे हो, ठीक है? लेकिन 3.5 लाख रुपए पे टैक्स ऐसे नहीं दे रहे हो कि 2.5 लाख का 5% और उसके बाद 1 लाख रुपए का 20%, आप दे रहे हो 30%। ये हो गया स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, इनकम जो है वो 6 लाख रुपए की है। अब देखिए ये सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका है टैक्स। इनकम कितनी मानी जाएगी? एग्जेम्प्ट इनकम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो टोटल इनकम जो है आपकी वो 6 लाख रुपए ही है। 6 लाख रुपए पे रिबेट मिलता है क्या? नहीं, 5 लाख रुपए तक ही रिबेट मिलता है, रिबेट नहीं मिलेगा। सेस लगेगा, हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दीजिए @ 4%।
1,05,000 इंटू 4%, 4200। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप नहीं हो रही होगी। एक क्वेश्चन और करिए आप, अब ये आप सॉल्व करेंगे। ये वाला नोट हो गया ना आपका? जी जी, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप सॉल्व कीजिए इसे। एग्रीकल्चरल इनकम 8 लाख रुपीस रख लीजिए, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम रख लीजिए, कितना रखना पसंद करेंगे? 4 लाख रख लीजिए। ठीक है। मिस्टर एक्स एज 62 years, Mr. X age 62 years, not opting for section 115 BAC। चलिए सॉल्व कीजिए। स्टेप नंबर 1, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, यानी टैक्स ऑन रुपी 8,4,12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए का टैक्स कितना होता है, फटाफट बताइए बच्चे। 2 लाख रुपए का 30% हो जाएगा 60,000 रुपया, और 1,12,500, 1,72,500। नॉट ऑप्टिंग था 115 BAC, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? स्टेप नंबर 2 में टैक्स ऑन निकालेंगे हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मिनिमम स्लैब, 8 लाख रुपया। अब 62 साल का व्यक्ति है, मिनिमम स्लैब कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 लाख रुपया। ऐसा ही होगा क्या? हाँ। तो टैक्स ऑन 11 लाख रुपए कितना हो जाएगा? निकालो निकालो, 30,000 प्लस 1,12,500, 1,42,500। डिफरेंस कितना आएगा? 30,000 रुपया। अब मैं आपको देखिए, इतनी मेहनत की है, हम आपको सिंपल सा तरीका बताएं। देखिए 4 लाख रुपए अगर किसी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको टैक्स कितने पे देना है? 3 लाख रुपए की तो एग्जेम्पशन होती है, सीनियर सिटीजन है ना, 3 लाख तक की छूट, 1 लाख रुपए पे टैक्स देना है। कितने रेट से? 8 या 12, 30% स्लैब में फॉल कर रहा है। 8 या 12 लाख रुपए कमाया, 30% वाले स्लैब में फॉल करता है तो दे रहा है 30% के रेट से। देखो 30,000। आ रहा है मजा? स्टेप 3 है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। अच्छा, अब इसके बाद क्या रिबेट मिलेगा इसको? हाँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये मिलेगा मेरे बच्चों, क्योंकि इसकी इनकम 4 ही लाख है टोटल इनकम। आप कहोगे सर 8 लाख जोड़ के तो 12, अरे 8 लाख रुपए जोड़ के तो बस ये देखा जा रहा है कि कितने रेट से ये टैक्स देगा, ये बंदा अमीर है कि गरीब है, बस यही देखना है। ठीक है, इनकम थोड़ी ना वो 8 लाख मानी जाती है, खेती वाली इनकम को इनकम थोड़ी ना माना जाता है। ठीक है, तो इनकम तो आपकी 4 लाख रुपए ही है ये। तो क्या करना होगा अब हमको? रिबेट मिलेगा 12,500 रुपए का, घटाओ भाई 12,500, 30,000 माइनस 12,500, यह आ गया 17,500। इस पे क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 700 रुपया। कितना हो गया? 18,200 रुपया। ठीक है, आनंद है? आइए अब इसको लिख के सॉल्व करा देते हैं आपको। टैक्स कॉम्प्यूटेशन। स्टेप नंबर 1 क्या है? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। तो कितना हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम? ये हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, दैट वुड बी टैक्स ऑन 5,75,000। 5,75,000 का टैक्स निकाल लीजिए, 75,000 का 20% और 2 लाख रुपए का 5%। 2.5 लाख का 5% क्यों नहीं?
सीनियर सिटीजन है, 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, 2 लाख रुपए का आपको निकालना होगा 5%। कितना हो जाएगा? 2 लाख का 5% 10,000 और 75,000 का 20% 15,000, टोटल 25,000। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 देखेंगे हम लोग। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। ध्यान रखिएगा यहाँ मिनिमम स्लैब 3 लाख रुपए का होगा, तो 3 लाख रुपए प्लस एग्रीकल्चर इनकम 2,28,000 कितना हो गया? 3,228,000। टैक्स ऑन रुपी 5,28,000। 5 लाख रुपए तक का टैक्स कितना बनेगा? पहले 3 लाख का नील, अगले 2 लाख रुपए का 5% के रेट से 10,000 रुपया, और 28,000 का 20% 5,600, तो 15,600 हो गया। कितना आ रहा है डिफरेंस? 9,400। रिबेट मिल जाएगा क्या? यस, रिबेट आपको मिल जाएगा अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। यहाँ पे टोटल इनकम ध्यान दीजिएगा 3,47,000 ही है। एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता, तो योर इनकम इज 3,47,000, तो 12,500 रुपए तक का रिबेट मिल सकता है, तो दिस विल बिकम 9,400 एंड द टैक्स पेबल वुड बी nil। आई होप क्लियर है सबको। अच्छा, अब मैं यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी। ठीक है, तो मिस्टर एक्स, या ऐसे बस हेडिंग दे देते हैं ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी, और ये वाला कैसे था? नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी। चलो, फिर से आपको 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा पहले आपको करने के लिए, नहीं तो कहोगे सर मेरे पास भी इतना टैलेंट है, दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। दिखाओ टैलेंट। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, टैक्स ऑन रुपी 12 लाख, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम 12 लाख रुपए। 12 लाख का टैक्स कितना होगा? 12 लाख का टैक्स कितना होगा? मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कर नहीं होगा। पहले 2.5 लाख का, फर्स्ट 2.5 लाख का नील, ठीक है, अगले 2.5 लाख का, नेक्स्ट 2.5 लाख का एट द रेट ऑफ 5%, 12,500 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का एट द रेट ऑफ 10%, तो 25,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का एट द रेट ऑफ 15% है, तो कितना होगा? 37,500 ना, 37,500, 2.5 लाख का 15%। हाँ, फिर उसके बाद कितना हो गया? 10 लाख हो गया, 12 लाख, 2 लाख का, नेक्स्ट 2 लाख का एट द रेट ऑफ 20%, तो 2 लाख का 20% 40,000 रुपया, जोड़ लगा लीजिए इसकी। 75 और 40, 1,15,000 आ रहा है क्या? 12,500, 25,000, हाँ, 1,15,000।
1,15,000 रुपया टैक्स आ रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ टैक्स ऑन 12 लाख 1,15,000। फिर स्टेप टू में टैक्स कितने पे निकालेंगे? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। एग्रीकल्चरल इनकम 8 लाख और मिनिमम स्लैब कितना? 2.5 लाख। अगर 115 बीएसई ऑप्ट करते हो तो फिर ये सब नहीं देखा जाता कि बुढ़े हो जवान हो, खत्म सीनियर सिटीजन। 115 बीएसई ऑप्ट किए हो, 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन है, तो 8 2 10 10.5 10.5 लाख होगा। आनंद आया? देखिए यहाँ पे 11 लाख रुपए लिया गया था, क्यों? क्योंकि 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर रहा था, 15 बीएसई ऑप्ट नहीं कर रहा था, सीनियर सिटीजन था, तो 3 लाख रुपए एग्जाम्पशन थी। 115 बीएसई ऑप्ट कर लोगे तो 3 लाख रुपया फिर नहीं मिलता है, फिर तो 2.5 लाख रुपए ही मिलता है, इसलिए 10.5 लाख हो गया। 10.5 लाख रुपए का टैक्स कितना बनेगा बताओ बच्चों? 10.5 लाख रुपए का, ये तो सही है, अरे मतलब नील, फिर 12,500, फिर 25,000, और फिर 37,500 रहेगा, और 50,000 का 20%, 10,000, 10,50,000 का टैक्स निकाल रहे हैं, देख लो कितना हुआ। तो ये हो गया मेरे हिसाब से 75 85,000 रुपया, सही निकाले हैं? 37 50 75 75 10 85, ठीक है, 85,000, 85,000, 85,000 हटाइए कितना आएगा? 1,15,000 माइनस 85,000, 30,000 आ रहा है, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। हालांकि ये चांस की बात है बच्चों, ये चांस की बात है। आप देखिए नॉट ऑप्टिंग में ऑप्टिंग में दोनों में डिफरेंस 30,000 ही आ रहा है। अच्छा, क्या इसे रिबेट मिलेगा? रिबेट मिलेगा, हाँ, 4 लाख रुपए की इनकम में रिबेट मिलेगा। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ये चांस की बात है बच्चों, ये चांस की बात है कि दोनों बराबर आ गया, नहीं तो अलग अलग स्लैब में अलग अलग टैक्स आते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ओके, ये गलतफहमी मत बैठा लीजिएगा कि ऑप्टिंग और नॉट ऑप्टिंग 115 बीएसई में आंसर सेम आएगा, ये चांस की बात है, आंसर सेम आ गया, डिफर करेगा, ठीक है। एग्जाम में जैसा लिखा हो कि वेदर द पर्सन इज ऑप्टिंग और नॉट, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कीजिएगा इसे। और अगर न दिया हो तो नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसई लेके आप ओल्ड स्लैब पे निकाल सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 1 क्या है ये? मिस सोनम अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। मिस सोनम आरओआर है। अब आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हो कि आरओआर कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स देता है? ग्लोबल इनकम पे, राइट। इंडिया की इनकम हो, फॉरेन इनकम हो, सब पे देगा। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? ऑल द इनकम, वेदर इंडियन और फॉरेन, राइट। हैज derived income from various operation relating to plantation and estates owned by her। रिलेटिंग टू प्लांटेशन एंड स्टेट्स का मतलब क्या होता है? स्टेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, एम्पायर, ठीक है। स्टेट्स कब बोला जाता है मालूम है? अब जैसे एक आग प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। एम्पायर है, बड़ी ढेर सारी प्रॉपर्टी है, देन वी कॉल इट एज स्टेट्स है, राइट। जैसे स्टेट्स वैसे यूज किया जाता था वर्ड राजाओं के लिए, ठीक है, ढेर सारी प्रॉपर्टी है उनकी, तो बट स्टिल अगर किसी के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी, यूज द वर्ड स्टेट्स। Relating to plantation estates owned by her during the year ended 31st March 21। Income from sale of centrifuged latex। Centrifuged latex क्या होता है? ये रबर है, सेंटेड रबर है, ठीक है। रबर बेच के आपको पैसा आ रहा है फ्रॉम अ प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग, लेकिन आप रबर बेचते हो, प्रोसेस करके रबर बेचते हो,
तो कितना परसेंट बिजनेस इनकम होता है? एग्रीकल्चरल आपको याद होगा 60, 65, 75 ऐसे याद किए थे। रबर किस में आता है? 65%। 65% इसमें एग्रीकल्चर होता है। तो बिजनेस कितना हुआ? 35%। 35% टैक्स देंगे इसमें, 35% पे टैक्स देंगे, 35% अमाउंट पे टैक्स देंगे। मतलब द इनकम वुड बी 3 लाख इंटू 35%, 1,05,000 वुड बी द टैक्सेबल पोर्शन। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन यकार्ड तमिलनाडु। सिर्फ ग्रो और क्योर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हैं। अगर ग्रो और क्योर कर रहे हो यानी खेती ज्यादा है इसमें, चिकोरी कोरी मिक्स कर दिया, फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट मिला दिया और नौटंकी कर दिया, नेस्कैफे की तरह पूरा बना दिया, तब तो उसमें एग्रीकल्चर कंपोनेंट कम हो जाता है, बिजनेस कंपोनेंट बड़ा हो जाता है। ये एग्रीकल्चर कंपोनेंट ज्यादा है। इसमें क्या होता है? 75% एग्रीकल्चर होता है, 25% बिजनेस माना जाता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राइंडेड, भूज ऊज के बढ़िया से एकदम तैयार कर दिया गया कॉफी, मतलब नेस्कैफे वाला काम कर दिया जो नेस्कैफे कंपनी करती है। इन कोलंबो सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड इन चेन्नई। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंडिया में नहीं हो रही है, कोलंबो कहां है? श्रीलंका। और इंडिया के बाहर अगर खेती कर रहे हो तो आपको पूरे पे टैक्स देना होगा, ठीक है। और आप आरओआर हो तो आपको तो मालूम है कि आपको तो सारी इनकम पे टैक्स देना है। हाउएवर यहाँ तो पैसा भी चेन्नई में रिसीव हो रहा है, इनकम भी इंडियन है, आरओआर हो। फॉरेन इनकम होती तो भी टैक्स देना पड़ता है, ये तो इंडियन इनकम है वैसे, राइट। और लेकिन इनकम पूरी है, यहाँ पे खेती वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि खेती बाहर हो रही है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। शिमला में चाय का पौधा लगाए, चाय निकाले, प्रोसेस किए, पैकेजिंग किए, बेच दिए। शिमला में ये सब काम किए। 40% एग्रीकल्चरल है, 60% एग्रीकल्चरल है, तो 40% बिजनेस। इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी एट कोचिन। कोचिन में आपने नर्सरी खोल रखा है। नर्सरी समझते हैं? वो जो छोटे छोटे पौधे वौधे, बीज पौधे ये सब बेचते हैं। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ये बात कि नर्सरी वालों की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। पौधा और बीज बेच के जो इनकम कमाते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है। हालांकि नर्सरी वाले और भी बहुत कुछ बेचते हैं, गमला भी बेचते हैं। तो गमले की इनकम भी एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, गमले वाली इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। पौधा बेचने पे जो कमाते हैं ना, उस पे इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो वैसे तो वो सारी इनकम अपनी एग्जेम्प्ट कर लेते हैं। अब नर्सरी वाले कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो होते नहीं है, ठीक है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि गमले से बहुत इनकम कमा रहे हो, राइट। तो नॉर्मली उनकी इनकम टैक्स फ्री मान के चलिए। लेकिन हाँ, यहाँ तो क्लियर कट है कि ये लोग सैपलिंग और सीडलिंग से कमा रहे हैं। मतलब सैपलिंग मतलब छोटे पौधा और सीडलिंग मतलब बीज बेच के कमा रहा है। तो ये इनकम पूरी पूरी एग्जेम्प्ट होती है, ये पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। जितना हम लोग ने परसेंटेज लिखा था वही परसेंटेज यहाँ पे टैक्सेबल बनाया जा रहा है एज बिजनेस इनकम। I will now move to illustration 2. For the assessment year 21-22, net agricultural income of Mrs. X is 37 years is 8,20,000. ये खेती की इनकम है 8,20,000 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख रुपए। मिसेस एक्स पे कर रही है 25,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हो ना तो चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलता है। हालांकि आपने अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर 6 से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको मानना पड़ेगा मेरी बात, राइट। डिटरमिन टैक्स लायबिलिटी इफ इट डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। कह रहा है 115 बीएससी ये ऑप्ट नहीं कर रही है, तो सुंदर बात है, मत करिए ना। 3 लाख रुपए उसकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ही तो इनकम कहते हैं, ठीक है। 25,000 रुपए एटीसी में डिडक्शन, 2,75,000 उसकी टोटल इनकम आ गई टीआई। अब आपको टैक्स निकालना है टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। तो 8,20,000 प्लस 2,75,000, 8,20,000 प्लस 2,75,000 कितना आया? 10,95। 10,95 का टैक्स निकालो, निकालो 10,95 का टैक्स। 95,000 रुपए का 95,000 का 30% करो,
28,500 प्लस 1,12,500 जोड़ दो, 1,12,500 कितने का टैक्स होता है? 10 लाख रुपए तक का टैक्स होता है, 1,12,500। जिसको कम समझ में आता है ना वो वीडियो पॉज कर ले, ठीक है, और जल्दी से टैक्स निकाल के फिर चालू करे, और नहीं तो कोशिश करो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी टैक्स निकालना है। 1,41,000 आ रहा है। दूसरा, फिर टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। मिनिमम स्लैब कितना होता है? 2.5 लाख। 8,20,000 और 2.5 लाख कितना हुआ? 8, 20 और 2.5 लाख, 10,70,000। 10,70,000 का टैक्स कितना होगा? 70,000 का हम करेंगे 30%, 21,000, और इसमें जोड़ देंगे 1,12,500, क्योंकि 10 लाख तक का टैक्स आएगा 1,12,500, 1,12,500, 133,500 ये आ गया। डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 7,500। रिबेट मिलेगा? हाँ रिबेट मिलेगा, इसकी टोटल इनकम तो 275 ही है ना, 7,500 रुपए का रिबेट मिल गया। रिबेट की मैक्सिमम सीलिंग कितनी है? 12,500 तक का रिबेट मिल जाता है, ठीक है, रिबेट मिल जाएगा, टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। अगर ऑप्ट नहीं करता 115 बीएसई तो नए स्लैब के हिसाब से आप टैक्स निकाल दीजिए, नए स्लैब के हिसाब से निकाल दीजिए, राइट। इलस्ट्रेशन 3 क्या है देखते हैं। For the assessment year 21-22, Z an individual age 70 years submits the following information. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2,35,000। रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रोस्टेड कॉफी इन इंडिया, रोस्टेड कॉफी इन इंडिया बेचा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रोस्टेड कॉफी इन इंडिया 7 लाख। एक्सपेंडिचर ऑन अर्निंग कॉफी इनकम 3,20,000 रुपया। डिटरमिन टैक्स लायबिलिटी ऑफ जेट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ऑन द assumption that he purchased NSC of 40,000। अब देखिए कुछ बातें आपको ना बस मेरी माननी पड़ेगी, ठीक है। ये एनएससी अगर आप खरीदते हो तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6 का, ठीक है। तो अब ये इनकम कितनी है, कॉफी वाली इनकम कितनी है बताइए जरा। 7 लाख में से 3,20 गया, 380, हाँ 380। रोस्टेड कॉफी है, 60% एग्रीकल्चर माना जाएगा, 40% बिजनेस माना जाएगा, 40% इसमें बिजनेस हो जाएगा। 380 का 40% निकाल लो, 3,80,000 इंटू 40%, 1,52,000। तो 1,52,000 ये बिजनेस की इनकम है, ये एचपी की इनकम, ये बिजनेस की इनकम हो गई, और 40,000 का एटीसी लेना है, ठीक है ना। ये तीन चीज याद रखिए, 235, 152। अच्छा है सॉल्यूशन, यहां दिखा देते हैं। 235, 152, 387 है, 40,000 रुपए का डिडक्शन लिया, 347 हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम निकालना पड़ेगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम। तो 380 में से ये रहा 40%, तो 60% एग्रीकल्चर माना गया है, वो है 2,28,000 रुपया, 2,28,000। इसका इसका जो है 60% एग्रीकल्चर है, 40% नॉन एग्रीकल्चर 152 इधर जोड़ दिए, तो 60% एग्रीकल्चर कितना हो गया? 2,28,000 रुपया। तो अब हम कैसे निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम? तो हम करेंगे 3,47,000 प्लस 228, 347 प्लस 228, ये हो जाएगा 575, 5,75,000 रुपए। इसका टैक्स 5,75,000 रुपए का टैक्स निकालिए, 5,75,000 का टैक्स, 75,000 रुपए का 20%, 75,000 रुपए का 20% कितना होगा? 15,000, राइट। और आइए अब इसको लिख के सॉल्व करा देते हैं आपको। टैक्स कॉम्प्यूटेशन, स्टेप नंबर 1 क्या है?
टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। तो कितना हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल इनकम? ये हो जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, दैट वुड बी टैक्स ऑन 5,75,000। 5,75,000 का टैक्स निकाल लीजिए, 75,000 का 20% और 2 लाख रुपए का 5%। 2.5 लाख का 5% क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन है, 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, 2 लाख रुपए का आपको निकालना होगा 5%। कितना हो जाएगा? 2 लाख का 5% 10,000 और 75,000 का 20% 15,000, टोटल 25,000। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 देखेंगे हम लोग, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम स्लैब। ध्यान रखिएगा यहां मिनिमम स्लैब 3 लाख रुपए का होगा, तो 3 लाख रुपए प्लस एग्रीकल्चर इनकम 2,28,000, कितना हो गया? 3,228,000। टैक्स ऑन रुपी 5,28,000। 5 लाख रुपए तक का टैक्स कितना बनेगा? पहले 3 लाख का नील, अगले 2 लाख रुपए का 5% के रेट से 10,000 रुपया और 28,000 का 20% 5,600, तो 15,600 हो गया। कितना आ रहा है डिफरेंस? 9,400। रिबेट मिल जाएगा क्या? यस, रिबेट आपको मिल जाएगा अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। यहाँ पे टोटल इनकम ध्यान दीजिएगा 3,47,000 ही है। एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता, तो योर इनकम इज 3,47,000, तो 12,500 रुपए तक का रिबेट मिल सकता है, तो दिस विल बिकम 9,400 एंड द टैक्स पेबल वुड बी nil। आई होप क्लियर है सबको। तो एक एग्जेम्प्ट इनकम अब पूरी तरीके से खत्म हुई एंड दैट वाज एग्रीकल्चरल इनकम। आगे देखते हैं, सम रिसीव बाय ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ। देखिए एचयूएफ का मतलब क्या है? परिवार। और जो परिवार की इनकम होती है उस पे परिवार को टैक्स देता है, लेकिन उस इनकम को फिर फर्दर क्या होता है? बांट लिया जाता है। वैसे मान लीजिए 4 भाइयों का परिवार है, ठीक है, और इनकम क्या है? एंसेस्ट्रल इनकम है, परिवार की इनकम आ रही है, ठीक है, या तो परिवार का बिजनेस है या फिर परिवार की कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराए विराए की इनकम आ रही है, तो इससे जो इनकम आएगी उस पर टैक्स कौन देगा? एचयूएफ। लेकिन एक बात बताइए, क्या अब इस इनकम को चारों भाई बांटेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली बांटेंगे। तो अब इन चारों भाइयों के हाथ में जब ये इनकम आएगी तो क्या उनके हाथ में फिर टैक्सेबल होगी? नहीं, एचयूएफ ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। तो जब ये मेंबर्स के हाथ में इनकम आती है तो ये एग्जेम्प्ट होती है। द सेम गोज फॉर पार्टनर फ्रॉम अ फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम जो होती है उस पर पार्टनरशिप फर्म टैक्स दे देती है। हालांकि उस इनकम को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर के हाथ में। जब पार्टनर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो क्या होता है? जब पार्टनर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर के हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी उस पर टैक्सेस पे कर दिया है। इसको पढ़ते हैं, any sum received by an individual as a member of HUF shall be exempt in the hands of the member, whether received out of the income of the family or out of the income of the impartible estate belonging to the family। कहता है any sum received by an individual as member of HUF shall be exempt, whether received out of the income of the family or out of the income of the impartible estate belonging to the family। फैमिली की इनकम से आ रहा है या फिर फैमिली के पास कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है उससे कोई इनकम आ रही है, जब वो मेंबर्स के हाथ में आती है तो मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम फर्म, यही लिखा हुआ है, शेयर इन टोटल इनकम ऑफ द फर्म रिसीव बाय पार्टनर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अलाउंसेस और परक्यूजिट आउटसाइड इंडिया। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, अलाउंसेस क्या होता है और परक्यूजिट क्या होता है। जो बेसिक सैलरी इंप्लॉयर इंप्लॉय को देता है उसके अलावा जो एड ऑन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा, उसको अलाउंसेस और परक्यूजिट कहा जाता
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सैलरी के अलावा भी। अगर इन बेनिफिट्स को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश दे दे, कहते ये पैसा रखो और अपने लिए ये चीज मैनेज कर लो, तुम ये बेनिफिट अपने लिए मैनेज कर लो, तो इसे कहा जाएगा अलाउंसेस। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कर दे, वो बेनिफिट ही दे दे सीधे, ये लो भाई बेनिफिट सीधे, पैसा नहीं, वो मुहैया करा दिए सुविधा, वो सुविधा ही मुहैया करा दिया गया, तो इसे क्या बोला जाता है, परक्यूसेट। एग्जांपल से समझते हैं। एम्प्लॉय जिस शहर में काम कर रहा है वो उस शहर का नहीं है, दूसरे शहर का है, तो बताइए क्या उसे रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं, रहने के लिए जगह चाहिए। तो अब उस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या करता है, हर महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देता है कि तुम अपने लिए जगह मैनेज कर लो, जाओ किराए पे कोई जगह देख लो और इसके लिए 10,000 रुपए अलग से ले लो। एक तो ये सुविधा हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, रहने के लिए जगह ही दे दी गई, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्लैट ही दे दिया। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए कि अपने से वो सुविधा मैनेज कर लो, तो पता इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अलाउंसेस, ये होता है अलाउंस। और अगर बेनिफिट ही दे दिया गया, लो रहने की जगह लो, तो ये क्या कहलाएगा, परक्यूसेट। आ गया सबको समझ में कि सैलरी के साथ अगर कुछ एड ऑन दिया जाता है तो वो अलाउंस या परक्यूसेट होता है। बेनिफिट के लिए पैसे दे दिया, अलाउंस, और अगर बेनिफिट ही दे दिया तो परक्यूसेट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हर महीने 2,000 रुपए देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हर महीने 2,000 रुपए देता है, कहता है कभी भी तुमको सर्दी खांसी मलेरिया लवेरिया कुछ भी हो जाए तो ये 2,000 से अपना इलाज करा लेना, हर महीने 2,000 रुपए दे देता है। ये क्या है, जल्दी बताइए, अलाउंसेस है कि परक्यूसेट है, बताइए क्या है, अलाउंसेस है। अच्छा, एम्प्लॉय बीमार पड़ा, एम्प्लॉय बीमार पड़ा, वो हॉस्पिटल में था और उसके हॉस्पिटल का बिल आता है 6,512 रुपया, और एम्प्लॉयर इस बिल को जमा करा देता है। अब बताइए ये क्या है, परक्यूसेट है, क्योंकि सीधे सुविधा मिल गई, इलाज मिल गया। आपको बात समझ में आई, पैसा नहीं मिला एम्प्लॉय को, इलाज मिल गया, ये होता है परक्यूसेट। समझ में आ रही है बात कि नहीं, हाँ, अच्छा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आने जाने के भाड़ा को मैनेज करने के लिए 2,000 रुपए महीना दे देता है, 2,000 रुपया महीना, इससे तुम भाड़ा मैनेज करना, तुम्हारा 2,000 से ज्यादा लगे कम लगे ना लगे, तुम दोस्त की बाइक पे बैठ के फ्री में आ जाते हो, हमको इससे मतलब नहीं है, तुम 2,000 रुपया महीना पकड़ो। ये क्या है, अलाउंसेस। परक्यूसेट क्या है, एम्प्लॉयर ने अपनी गाड़ी एम्प्लॉय को दे दी, लो इससे तुम घर आया जाया करो व्हाटएवर, ठीक है, और पेट्रोल भी कौन भरवाएगा, एम्प्लॉयर भरवाएगा, तो ये क्या हो गया, परक्यूसेट। बेनिफिट मिल गया ना, सीधे सीधे पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है परक्यूसेट। चलिए अब बहुत हो गई बात, ये सब हम लोग सैलरी में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है ये सब। ये कह रहा है कि ये सब अगर इंडिया के बाहर मिल रहा है, अरे इंडिया के बाहर किसको मिल रहा है भाई, देखिए जरा, एनी अलाउंस ऑफ परक्यूसेट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी भारत सरकार इंडिया के बाहर किसी को दे रही है अलाउंस ऑफ परक्यूसेट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, हमारे देश का नागरिक है, इंडिया के बाहर उसको दिया जा रहा है अलाउंस ऑफ परक्यूसेट, कौन दे रहा है, हमारी भारत सरकार दे रही है। फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर काम करने का अलाउंस ऑफ परक्यूसेट भारत सरकार दे रही है एक भारत के नागरिक को, इंडिया के बाहर। कौन है ये, कौन है ये बंदा जो इंडिया के बाहर काम कर रहा है और हमारी भारत सरकार उसको तनख्वाह दे रही है, साथ में अलाउंसेस ऑफ परक्यूसेट दे रही है, कौन है भाई ये है एम्बेसी। बताया था इसके बारे में पहले भी कि हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव हर देश में होते हैं, ठीक है, इनको बड़े सारे अलाउंसेस और परक्यूसेट भी भारत सरकार दे रही है। खर्चा होता है क्या इनका, खर्चा वर्चा कुछ नहीं होता है, जिस देश में गए ना सब मेहमान की तरह रहते हैं, ठीक है, जिस देश में गए हैं वहां खाना भी उस देश की सरकार का खाते हैं, फोकट का, ठीक है, रहते भी उनके बंगलों में है, ठीक है, वीआईपी बंगलों में रहते हैं, फोकट का, ठीक है, गाड़ी तेल उसमें सब कुछ फ्री का, एकदम कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपया का खर्चा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी भारत सरकार थोड़ी ना कहती है कि लो फोकट में चले जाओ जाके वहां पे भीख मांगना, नहीं, हमारी भारत सरकार सब कुछ देती है उसको,
खर्चा हो चाहे ना हो, और तो और उस पर टैक्स भी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है, राइट। अच्छा, मैं अपने एम्प्लॉय को अगर ये सब दूंगा, सुविधा दूंगा, किराए के लिए पैसा दूंगा, रहने की जगह दूंगा, क्या एम्प्लॉय को मेरे टैक्स देना पड़ेगा उस पर? हाँ, ये तो एम्बेसीज के लिए है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। चलो अगला देखते हैं, exemption for compensation received or receivable on account of any disaster. Exemption for compensation received or receivable on account of any disaster. आए दिन आप डिजास्टर सुनते होंगे, और डिजास्टर के समय हमारी भारत सरकार राहत राशि अनाउंस करती है, वो भी सुनते होंगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है ट्रेन एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो सुनने को मिलता है कि नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिनके हाथ पैर कटे उनको 50,000, जिनकी जान चली गई है उनको भारत सरकार 2 लाख रुपया देगी। सुने हो ये सब? फलानी जगह बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो जितने लोगों के घर डूब गए उनको सरकार 50,000 रुपया देगी। सुना है ये सब? ये हुआ तो इस सरकार ये राहत राशि देगी। ये जितनी भी राहत राशि आती है ना सरकार की तरफ से, राहत राशि समझ गए? राहत मतलब आप समझ रहे हो ना, हिंदी के वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। हाँ, कौन सा अंग्रेजों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो भी राहत राशि आती है ये टैक्स फ्री होती है, इस पर टैक्स नहीं लगता। अगर सरकार ने कहा कि जिसके हाथ पैर कट गए उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, तो 2 लाख रुपए जब आपको मिलेगा तो उस पर टैक्स नहीं देना है, ये एग्जेम्प्ट इनकम, राइट। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा लगता क्या? सरकार कहती है जिसके हाथ पैर कट गए उसको 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देती कहती लाओ मेरा भी टैक्स लाओ। तो ये क्या मजाक है यार, हाथ पैर कट गए उसका तुम 2 लाख रुपया दे रहे हो, फिर कह रहे हो उसमें से टैक्स भी लाओ, राइट। तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान से क्या हमेशा हाथ पैर कटने का जान देने का ही आता है क्या? नहीं, ऐसे भी होता है कि आपके भाई कहीं भगदड़ मच गई थी, ठीक है, कहीं पे भगदड़ समझते हो, राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो आपके बहुतों के दुकान का माल वाल खराब हो गया, ठीक है, जल गया या व्हाटएवर, तो सरकार ने कहा कि भाई जितने दुकानदार वहां पे थे सबको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। तो 2-2 लाख रुपए जो मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है, लेकिन उसमें आपका घाटा भी तो हुआ है। क्या वो घाटा आप घाटे की तरह इनकम टैक्स में दिखा सकते हो? नहीं, वो घाटा फिर आप भूल जाओ, उसको घाटा मत बोलो, क्योंकि जो फायदा मिला है उसको फायदा भी तो नहीं बोला जा रहा है। जो सरकार ने 2 लाख रुपए दिया उस पर टैक्स नहीं ले रही है, तो जो घाटा हुआ वो घाटा क्या घटानी देगी क्या आपको? नहीं। याद रहेगी ये बात कि जब भी हमें डिजास्टर में कंपनसेशन मिलता है तो वो इनकम मेरी क्या होती है, डिजास्टर की कंपनसेशन वाली इनकम मेरी एग्जेम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड जो डिजास्टर में मेरा घाटा हुआ, नुकसान हुआ, उसको हम इनकम टैक्स में कहीं चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, भारत सरकार से मिल जाए, राज्य सरकार से मिल जाए या लोकल अथॉरिटी से मिल जाए, बाय एन इंडिविजुअल और इज लीगल हेयर। लीगल हेयर क्यों बोला है? क्योंकि जब जान जाती है तो ये थोड़ी ना कि जिसकी जान गई है उसी को पैसा देंगे, जब जान जाएगी किसी के तो किसको पैसा मिलेगा? उनके घर वालों को ना, तो इसीलिए लिखा हुआ है बाय एन इंडिविजुअल और इज लीगल हेयर, by way of compensation on account of any disaster, by way of compensation on account of any disaster shall be exempt. However, the exemption is not allowable in respect of amount received or receivable to the extent such individual or his legal heir has been allowed a deduction under the Income Tax Act on account of any loss or damage caused by such disaster. अगर आपने डैमेज और डिजास्टर को खर्चे की तरह चार्ज किया तो जितना चार्ज किया उतना एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जांपल समझाएं। देखिए, डिजास्टर हुआ था, कुछ हुआ नुकसान, डिजास्टर हुआ, इसमें आपका लॉस जो हुआ था वो 2 लाख रुपए हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेशन दिया, क्योंकि सभी को सीधे 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिया था, तो आपको 5 लाख रुपए मिला, लेकिन आपका बिजनेस में 2 लाख का नुकसान भी हुआ है। तो आपने अगर इस 2 लाख रुपए के नुकसान को बुक कर लिया, इसको बुक कर लिया, तो ये जो 5 लाख रुपए मिला है इसमें से 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा और सिर्फ 3 लाख रुपया एग्जेम्प्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात तो बराबर हो गई ना मेरे बच्चों?
2 लाख रुपए का तुम खर्चा चार्ज किए, तो 2 लाख रुपए की इनकम जो टैक्स फ्री होने वाली थी वो टैक्सेबल हो गई। तो बात तो बराबर हो गई। इसका मतलब सीधे ये है कि तुम अपने घाटे को रहने दो चार्ज करने को, इनकम टैक्स फ्री रहेगी। आ रही है बात समझ में? अगर तुम खर्चा चार्ज करोगे तो उतनी इनकम भी टैक्स फ्री नहीं रखेंगे हम, उतनी इनकम भी टैक्सेबल बना देंगे। अच्छा, अब एक दूसरा केस हम लोग लेते हैं। मान लीजिए डिजास्टर में लॉस होता है आपको 5 लाख रुपए का और गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया है 2 लाख रुपए का। तो ये 2 लाख रुपए का कंपनसेशन एग्जेम्प्ट है अगर आप ये लॉस चार्ज न करें। तो भैया 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है, 2 लाख रुपए मिला है, तो 2 लाख रुपए पे टैक्स दे देंगे, 5 लाख रुपए लॉस बुक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इस 5 लाख रुपए को बुक करेंगे और 2 लाख रुपए मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये करेंगे। ठीक है, अब बताइए अगर मेरा लॉस हुआ है 3 लाख रुपया और कंपनसेशन आया है 7 लाख रुपया, क्या करना चाहिए हमको? इस लॉस को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, 7 लाख रुपया पूरा एग्जेम्प्ट करा लीजिए, ये करिए। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, लेकिन अगर लॉस ही आपका ज्यादा है तो लॉस बुक कर लीजिए, कंपनसेशन भले टैक्सेबल हो जाए, क्या दिक्कत है? तो इस बात को याद रखिएगा, ये सारे सिस्टम को याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आएंगे तो आपसे और भी कुछ इनकम जो एग्जेम्प्टेड होती है उसकी बात करेंगे।